डीवी चौधरी जी। जी, सभी पार्टिसिपेंट्स को जोहार और छोकर साहब को विशेषकर अभिवादन कि आज उन्होंने अपनी अस्वस्थता के बावजूद एक ही रिक्वेस्ट में बिल्कुल प्रॉम्प्टली मान गए और हम लोग अपने नियत समय से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। देखिए, ये तो हम लोग सब जानते हैं कि जो शासन व्यवस्था है, जो पहले तलवार से और बंदूक से ही चलती थी, उसको मानव सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ा तो उसमें लोकतंत्र का एक इजाद किया गया, जो कि सिर्फ बंदूक से नहीं चलती है और जिसमें कि हर एक सिटीज़न का एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली से होता है और हर सिटीज़न का थोड़ा बहुत ख्याल रखा जाता है। और लोकतंत्र कई तरह के हैं, उस पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन लोकतंत्र का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है चुनाव, क्योंकि जिसको जो हमें गवर्न करता है उसको हम चुनाव के माध्यम से लाते हैं। और जब चुनाव पे ही संदेह होने लगे, अगर चुनाव ही ढंग से नहीं हो रहा हो या जनता को लगे कि ढंग से नहीं हो रहा है, हम वोट किसी को देते हैं, जीत कोई जाता है, ज़्यादा लोग किसी और को वोट देते हैं, शासन में कोई और आ जाता है, तो जो लोकतंत्र की एक गरिमा है, लोकतंत्र का जो एक इकबाल है, वो समाप्त होने लगता है। और जो कुछ लोग जो कि मेजॉरिटी के भी नहीं हैं, वो येन क्रेन प्रकारेण और मैनिपुलेट करके पैसे के बल पर दूसरे बल पे जब आ जाते हैं सत्ता में, तो जिस तरह का वो काम करने लगते हैं वो लोकतंत्र को ही समाप्त करने लगता है। और हम लोग का जो झारखंड जनाधिकार महासभा है वो भी ऐसे ही निकला था, क्योंकि जब खासकर झारखंड में जब बीजेपी का शासन चल रहा था करीब 7-8 साल से, तो उसमें जैसे कि आज के दिन में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वगैरह में हो रहा है, तो उसमें जो है आतंक का और सरकारी ये दबंगई का बहुत ही इंतहा हो रही थी। 10,000 लोगों पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते होंगे कि खूंटी में सिर्फ पत्रकारिता के नाम पे मुकदमा कर दिया गया था, और वो भी देशद्रोह का मुकदमा, बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए। तो उस टाइम में यहाँ की जो सिविल सोसाइटी थी और बहुत सारे यंग लोग थे जो कि छोटे छोटे जगहों पे अपने ज़िले में, अपने ब्लॉक स्तर पे अपने मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे थे, और उनकी तो बिल्कुल ही सुनवाई नहीं हो रही थी, न एडमिनिस्ट्रेशन में न कहीं। तो फादर स्टैन स्वामी, जॉर्ज ज्याद्रेज, पीपी वर्मा, ये कुछ वरिष्ठ लोग थे हम लोग के बीच में, जो यहाँ सिविल सोसाइटीज़ को लीड करते थे। तो उन सब के प्रयास से ये कई सारी मीटिंग हुई और ये हुआ कि नहीं, हम लोग को एक ऐसा अम्ब्रेला संगठन बनाना चाहिए जिसमें कि ये सारे लोग अपना अस्तित्व बरकरार रखें, जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं बीजेपी के अलावा, जो कि लोकतंत्र में और इसमें सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो कि किसी पार्टी से, संगठन से नहीं जुड़ना चाहते हैं लेकिन वेल मीनिंग है, और ऐसे संगठन जो कि लोकल स्तर पे काम कर रहे हैं, जो आना चाहते हैं, तो सब मिलकर एक अम्ब्रेला संगठन बनाए और हम एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि कुल मिला के संघर्ष की दिशा वही है, संघर्ष की मांग वही है कि सरकार को जवाबदेह कैसे बनाया जाए। और इसी तरह से झारखंड जनाधिकार महासभा का जन्म हुआ। हम लोग ऑलमोस्ट अब 7 साल से इसमें काम कर रहे हैं और धीरे धीरे संगठन अच्छा चला है और आज के दिन में रिकॉग्निशन भी हो रहा है। पिछले 3 चुनाव में हम लोगों ने डायरेक्ट भागीदारी की और बिना झिझक के, ये बिना ये कहे हुए कि नहीं हम पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ जन जागरण करते हैं, हम लोगों ने ये निश्चय लिया बहुत बहस के बाद, बहुत डिबेट के बाद, कि नहीं, भाजपा को नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर भाजपा आएगी तो फिर लोकतंत्र नहीं रहेगा, सिविल सोसाइटी नहीं रहेगा, किसी तरह का काम नहीं हो पाएगा। तो जो भी भाजपा को हराएगा उसको हम लोग मदद करेंगे, और ये किया भी। और इसके कारण आज जो लोग भी यहाँ सत्ता में हैं वो भी इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम लोग के कारण उनको मदद मिली, और इसलिए थोड़ी बहुत बात भी हम लोग की सुनी जाती है। लेकिन एक जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि नौजवान, हमारे साथ काफ़ी नौजवान जुड़े हुए हैं, 400 से ज़्यादा हैं जो कि एक्टिवली जुड़े हुए हैं, और हम लोग बार बार मिलते हैं, एक्टिविटीज़ भी करते हैं, बहुत सारे ये करते हैं, लेकिन उनका पॉलिटिकल एजुकेशन लेवल जो है वो एडिक्वेट नहीं है। एक तो स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई कैसी होती है हम सब जानते हैं, झारखंड इस मामले में बहुत ही पीछे है। स्कूल कॉलेजों में जो पहले एक ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन होता था, एक बहस का जो प्लेटफॉर्म होता था, वो सब
पहले भी कम था झारखंड में, अब तो बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। अब तो सिर्फ गुंडागर्दी होता है और चुनाव के टाइम पे होता है। तो पॉलिटिकल एजुकेशन जो है वो बहुत उसकी आवश्यकता है, और उसमें अलग अलग मुद्दों पे हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, कि युवाओं को विशेषकर थोड़ा पॉलिटिकली ये समझाया जाए कि ये जो शोषण हो रहा है, ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ये सिर्फ लोकल ही नहीं है। एक कैपिटलिस्ट जो है, जो अमेरिका में बैठा हुआ है, यूरोप में बैठा हुआ, वो किस तरह से हमारा शोषण कर रहा है और उसका प्रतिकार हम कैसे कर सकते हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कैसे फंक्शन करती है, सरकार उसमें कैसे क्रोनी कैपिटलिस्ट को मदद करती है। तो इन चीज़ों को समझने समझाने के लिए हम लोग बीच बीच में प्रयास करते हैं, और चुनाव उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि चुनाव कैसा होना चाहिए, कितने तरह के चुनाव होते हैं, जो चुनाव हमारे यहाँ हो रहा है वो क्या सही है, या जो फॉर्मेट में हो रहा है उसमें भी कितनी विकृतियाँ आ गई है जो पहले नहीं थी, उसको कैसे थोड़ा बहुत सुधारा जाए। तो इन टॉपिक्स के लिए हम लोगों ने आपस में बात की है, और चोकर साहब से बेहतर कोई हो नहीं सकता है, जो कि आज 2 दशक से इस लड़ाई में लगे हुए हैं। सफलता भी उनको काफ़ी मिली है, पूरे देश विदेश में जाने जाते हैं। इनके बैकग्राउंड के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि इन्होंने डबल इंजीनियरिंग की है, उसके बाद में विदेश में जाकर MBA की पढ़ाई की। IIM अहमदाबाद, जो कि देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्था है, वहाँ पे इन्होंने करीब 15 साल तक पढ़ाने का काम किया है, और अब इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है इस काम में। तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि आज देश में चुनाव की स्थिति क्या है, चुनाव पद्धति में क्या क्या विकृतियां आ गई हैं, और उसके सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। ADR जो इनकी संस्था है उसने क्या क्या काम किया है, और आगे क्या हो सकता है, और हमारे जैसा जो संगठन है वो इसमें कैसे अपना योगदान दे सकता है, क्योंकि लाभ तो सबको मिलने वाला है, हम लोग को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो उसका इसमें कुछ रोल बनता है या नहीं, और बनता है तो क्या। तो ये आज जितना भी समय दे पाएंगे, चोकर साहब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उतना हम लोग उनसे जानेंगे, सीखेंगे, और उसके बाद प्रयास करेंगे कि उसको आगे भी हम लोग ले चलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर, और ओवर टू चोकर साहब कि वो इस विषय पे हम लोगों को जानकारी दें, हमारा एजुकेशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, छोकर जी के बोलने के पहले क्षितिज जी हाथ उठाए हुए हैं। आमतौर पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, वो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन क्षितिज चूंकि करेंगे, हो सकता है रिकॉर्डिंग वगैरह की कुछ बात कर रहे होंगे, इसका बस वही बताने के लिए मैंने किया कि PC से ज्वाइन हुआ था, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी। तो ठीक है, सर जो भी बोलेंगे उसका वीडियो हम रिकॉर्ड करते हैं। जी ठीक है। तो चोकर जी, धन्यवाद, ये जानकारी देना जरूरी है। एक सेंटेंस में बोलना भूल गया कि अगर समय परमिट करता है और चोकर साहब उस स्थिति में रहेंगे स्वास्थ्य के हिसाब से, तो लास्ट में हम लोग प्रयास करेंगे कि अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उसके भी जवाब दिए जाएं। तो आप अपना सवाल नोट करके रखिए या चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर समय परमिट करेगा तो उसको हम लोग टेकअप करेंगे, वरना बाद में फिर हम जवाब लेके इनसे और उसको सर्कुलेट करेंगे। धन्यवाद। ठीक, तो चोकर जी आपके हाथ में अब। धन्यवाद मंथन जी और बीबी चौधरी साहब। मंथन जी ने मुझे आदेश दिया था कि मैं भारत में चुनाव के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ चुनाव सुधार का जिक्र इस समूह के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। तो थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मैं बताना चाहूंगा। उसके बाद अभी बीबी चौधरी जी ने मुझे जो 5 सवाल पूछे हैं, उनके जवाब देने में मेरा ख्याल में 45 मिनट तो काफी नहीं है, उनके जवाब देने में तो 6, 8, 10 घंटे लगेंगे। तो मैं वो करने का प्रयत्न भी नहीं करूंगा। मैं बहुत संक्षेप में उसका थोड़ा सा उसका जिक्र करके बात को मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। तो पहली बात तो मैं ये, क्योंकि ये बताया गया कि इस संगठन के साथ करीब 400 युवा जुड़े हुए हैं और उनकी राजनीतिक शिक्षा वगैरह ज्यादा नहीं है। तो पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा इस ग्रुप में, कि जो हमें समझनी चाहिए कि चुनाव एक 15 दिन का पर्व नहीं है। अक्सर ये कहा जाता है कि चुनाव लोकतंत्र का एक पर्व है, त्योहार है,
जैसे हम त्योहार मनाते हैं, दिवाली, दशहरा, होली, फलाना ढिमका, ईद, गुरु ग्रंथ साहब वगैरह के, वैसे ही हमें इसको एक त्योहार के तौर पे या एक पर्व के तौर पे मनाना चाहिए। मैं इस बात के बहुत विरुद्ध हूं। मुझे जो मेरा अपना अनुभव रहा है पिछले 25 साल में, चुनाव एक ऐसी चीज है जो 24 घंटे चलता है, 7 दिन, 24 घंटे और 365 दिन। चुनाव नहीं होता है, लेकिन चुनाव से मिली जुली या चुनाव से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हर समय होती हैं, उनका चुनाव पे असर पड़ता है। तो मैं आई सपोज ये कहना चाहिए कि राजनीतिक जो काम हम लोग करते हैं, राजनीतिक लोग करते हैं, और साधारण नागरिक भी जो राजनीतिक रिलेटेड काम करते हैं, उसका एक कल्मिनेशन होता है चुनाव, कि वो 5 साल तक आपने काम किया, फिर उसका जो फाइनल, जैसे आपने 10 किलोमीटर या 25 किलोमीटर की मैराथन दौड़ी, लेकिन उसके आखिरी 5, 7, 10 मिनट में फैसला होता है कि कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 3 है और कौन कौन पीछे रह गए। तो चुनाव ऐसी स्पर्धा का वो क्षण है जहां फैसला होता है, लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो 15 दिन की नहीं होती कि जिस दिन आपने इलेक्शन कमीशन ने अपना नोटिफिकेशन किया, अनाउंसमेंट किया, फिर लोगों ने नॉमिनेशन पेपर दिए, फिर उनकी स्क्रूटनी हुई, फिर वो उन्होंने फिर मतदान हुआ और फिर मतदान की गिनती हुई। पहले तो मतदान की गिनती अगले दिन ही हो जाती थी, आजकल तो एक महीने बाद होती है। तो गिनती होने के बाद नतीजा निकला और चुनाव का कार्यक्रम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि चुनाव एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके बारे में और जिससे जुड़े हुए काम हर वक्त होते हैं और हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। तो पहली बात तो ये मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है, जो युवकों को और बाकी सब साथियों को पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चुनाव कोई ऐसी चीज नहीं है, ना ही लोकतंत्र ऐसी चीज है कि जिसको आप कहें कि भाई आज से हमारे देश में लोकतंत्र आ गया, अब हमको इसके बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है, और चुनाव हमारा इतना अच्छा हो गया कि इससे अच्छा चुनाव हो नहीं सकता, इसमें कोई कमी या कोई खराबी नहीं है। तो ये निरंतर काम करने वाली प्रक्रियाएं हैं। वो क्लीशे है कि लाइफ इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन, कि जिंदगी एक सफर है, उसकी कोई डेस्टिनेशन को मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, कि ये नहीं है कि मैं यहाँ से रांची जा रहा हूं और रांची आ गया और मेरा सफर खत्म हो गया। वो सफर जो चुनाव वाला सफर है और जो लोकतंत्र वाला सफर है वो कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि इनमें ये बहुत समझी हुई, सबको ये पता है बात कि अगर इनको आप निरंतर इनकी सिंचाई, इनमें खाद, इनकी गुड़ाई, इनकी छांट छटाई नहीं करेंगे तो ये ऐसे वृक्ष हैं जो मुरझा जाते हैं बड़ी जल्दी। तो ये बहुत डेलिकेट चीजें हैं डेमोक्रेसी और इलेक्शन, इनका ध्यान रखना चाहिए हर वक्त। और उसमें सबसे बड़ी एक आयरनी ये है कि जो इनके मेजर खिलाड़ी हैं, जैसे कि राजनीतिक दल या राजनीतिक लोग, वो इनको ठीक रखने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो चाहते हैं कि इनको जैसे भी इधर उधर इस्तेमाल करके जीत जाया जाए और बाकी सब ठीक है। तो जीतना, वो कहते हैं टू विन बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से जीत जाए तो ठीक है। चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुद्ध, सुचित और ठीक रखना में उनका इंटरेस्ट बहुत कम है। यहाँ आके नागरिकों की भूमिका बहुत बढ़ जाती है कि अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, पहले तो चुनाव आयोग अपना ये काम समझता था कि वो चुनावी प्रक्रिया को ठीक रखे लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से उसमें बहुत सी कमियां आ गई हैं
तो नागरिकों के जो इसमें जिम्मेदारी है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि चुनाव और लोकतंत्र का सबसे अधिक फायदा और सबसे अधिक नुकसान नागरिकों को हो सकता है। तो नागरिकों को ये समझना पड़ेगा कि हमारा उत्तरदायित्व सिर्फ ये नहीं है कि हम 5 साल के बाद एक दफा चुनावी बूथ में जाके मतदान करके चले आए। हमें नागरिक होते हुए हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी जिम्मेदारी कंटिन्यूअस है। सो नागरिक के तौर पे जो मैंने सीखा है पिछले 25 साल में कि नागरिकों को बहुत अनदेखा किया जाता है और बार बार ये समझाना पड़ता है कि लोगों को कि बिना नागरिकों के चुनाव नहीं होगा। एक दफा जब हमारा पहला सुप्रीम कोर्ट में से केस में से जजमेंट आया था तो उस समय एक बहुत बड़े राजनीतिक थे, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उन्होंने टेलीविजन डिबेट में ये कहा कि वो लोग हमको ये सिखाना चाहते हैं कि चुनाव कैसे लड़ना चाहिए जिन्होंने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। तो हमने उनको बड़ी इज्जत से कहा था कि ना हाँ साहब ठीक है, हमने ना कभी चुनाव लड़ा और ना हम कभी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारा चुनाव कैसे होते हैं उसमें हमारी रुचि है, क्योंकि हम चुनाव में वोट देते हैं। तो मतदाताओं और नागरिकों की भागीदारी राजनीतिज्ञों को भी समझाने की जरूरत है। तो ये दो बातें तो हो गई बैकग्राउंड के तौर पर। अब मैं आता हूं जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मंथन जी ने कहा था क्योंकि मैंने कहा कि ये ऐसी चीज है जो हम कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती। तो इसीलिए और इसी तरह चुनाव सुधार भी एक निरंतर ऑनगोइंग प्रक्रिया है, वो हर समय होती रहनी चाहिए और होती रहनी पड़ेगी और उसके बिना काम ठीक नहीं चलेगा। इस परिप्रेक्ष्य में एक जो मैं आपको सूचना दे दूं जो बहुत लोगों को पता नहीं है, सबसे पहली इलेक्टोरल रिफॉर्म पे जो इनिशिएटिव देश में लिया गया था वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिया गया था। उन्होंने 1974 में एक कमेटी बिठाई, उसका नाम था कमेटी ऑन इलेक्शन एक्सपेंसेस, जिसके रिपोर्ट मेरे सामने है। उस पर लिखा हुआ है अपॉइंटेड बाय सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी ऑन दी सजेशन ऑफ श्री जयप्रकाश नारायण। और इसकी रिपोर्ट 19 मार्च 1978 को आई। ये कमेटी बनी थी अगस्त 1974 में। तो इनको 4 साल लगे अपना काम करने में। इसके सदस्य, इसके जो मुखिया थे वो थे जस्टिस वीएम तारकुंडे, इसीलिए इसको तारकुंडे कमेटी कहा जाता है। और इसमें बड़े उस समय के जो सबसे बड़े धुरंधर लोग थे वो थे जैसे कि मीनू मसानी, एमजी मावलंकर, सुरेंद्र मोहन और केडी देसाई इसके सचिव थे। तो इस कमेटी ने बहुत काम किया और इसने काफी डिटेल में अपने रिकमेंडेशन दिए। उनमें कुछ बड़े अच्छे थे। एक ये था कि कंपनियों को, राजनीतिक दलों को चंदा नहीं देना चाहिए। वो उस वक्त था भी नहीं, लेकिन इन्होंने उसको सपोर्ट किया था। ये कहा था कि हम सपोर्ट करते हैं कि राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट घरानों से चंदा नहीं मिलना चाहिए। एक इन्होंने ये कहा था बड़ा अच्छा कि हर राजनीतिक दल को अपने अकाउंट मेंटेन करने चाहिए और वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होने चाहिए। तो ये देखिए 1978 में तो कमेटी कहती है कि राजनीतिक दलों के अकाउंट पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होने चाहिए। और 2025 में भी हम लड़ रहे हैं कि राजनीतिक दलों के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आरटीआई के अंडर मिलने चाहिए। वो याचिका हमारी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है पिछले 10-12 साल से। तो 1974 से 1978 तक तारकुंडे कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया और ये अपनी उन्होंने रिपोर्ट दी। उसके बाद फिर काफी चीजें चली।
सबसे पहले तो 1990 में वो हुआ था, याद रखिए 1974 या 74 से 78 तक। 1990 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था गोस्वामी कमेटी। उसके मुखिया थे दिनेश गोस्वामी, जो उस समय मंत्री थे। इसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि ये मैं एक पैराग्राफ इसका पढ़ के सुना दूं आपको, वो अंग्रेजी में है। ये रिपोर्ट कहती है, Leaving now our laurels alone, it becomes imperative to take stock of the present state of affairs, which causes concern and anxiety because of the existence of looming danger threatening to cut at the very root of free and fair elections. उस वक्त भी लोग ये कह रहे थे कि अच्छे और सच्चे चुनावों की जड़ें काटने की तैयारी हो रही है। फिर अगला सेंटेंस कहता है, पैसे और मसल की वजह से लोकतांत्रिक मूल्यों को बहुत नुकसान हो रहा है और अपराधीकरण से बूथ कैप्चरिंग, रिगिंग, वायलेंस, ऑफिशियल मशीनरी, इन सब से नुकसान हो रहा है। एंड में वो लिखते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर करेक्टली अंडरस्टूड टू बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म, चुनावी सुधार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक निरंतर प्रोसेस है, ये एक वक्त में नहीं हो सकता। तो इसमें क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, इन्होंने बहुत दिन पढ़ने के बाद और कोशिश करने के बाद इन्होंने 107 रिकमेंडेशन दी। उनमें से मैं तो समझता हूं कोई भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। उसके बाद हम आते हैं 1993 में एक थी वोरा कमेटी। श्री एन वोरा, जो उस जमाने में होम सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनके वो उसके मुखिया थे, उसमें सदस्य थे, होम सेक्रेटरी वगैरह। वो हुआ था कि राजनीति में अपराधीकरण बहुत हो रहा है। उन्होंने एक बड़ी, मैं तो कहूंगा सनसनीखेज रिपोर्ट लिखी। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने खुद ही लिखा है उसमें कि मैंने इस रिपोर्ट की सिर्फ 3 कॉपी बनाई है। एक मेरे पास है, एक मैंने गृह मंत्री को दी है और एक किसी और को दी है। और ये रिपोर्ट सरकारी तौर पर आज तक भी सार्वजनिक नहीं हुई है। इसकी एक एडिटेड या एवरेज वर्जन इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो हमारे पास भी है। लेकिन ये रिपोर्ट ऐसी है कि 1999 से लेके आज तक, 99 नहीं, उससे पहले किया है, 1993 से लेके आज तक इसको पब्लिक नहीं किया गया है। लेकिन इसमें बहुत खुल के बात की है कि कैसे कैसे लोग बेईमानी करते हैं और जो आपराधिक बड़े बड़े लेवल के अपराधी हैं उनके साथ मिलकर राजनीति चलती है। इसके बाद फिर 1998 में एक रिपोर्ट आई जिसका नाम तो था इलेक्टोरल रिफॉर्म, लेकिन उसको पॉपुलरली कहा जाता है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी रिपोर्ट, और उसको कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। उसके बारे में ये कहा गया, और उसमें मनमोहन सिंह, दिग्विजय सिंह, सोमनाथ चैटर्जी ऐसे लोग मेंबर थे। उसमें के बारे में कहा जाता कि उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि सरकार को चुनावी खर्चा देना चाहिए। लेकिन इसमें जो लोग भूल जाते हैं, उन्होंने अपना जो कंक्लूजन्स का चैप्टर था उसमें पहले पैराग्राफ में लिखा है कि जब तक राजनीतिक दलों को आंतरिक तौर से लोकतांत्रिक नहीं किया जाएगा, तब तक उनको सरकार के पैसे देने का कोई मतलब नहीं है। तो जो प्री कंडीशन बताई जाती है उसको तो लोग भूल जाते हैं, और जो उनके मर्जी की बात होती है उसको लोग ले लेते हैं। इसके बाद जो रिपोर्ट आई सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में, वो मई 1999 में आई। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 170वीं। उस लॉ कमीशन के मुखिया थे जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। मैं चुनाव सुधार वाले
काम में ये रिपोर्ट पढ़ने की वजह से जुड़ा था, इसलिए मैं इस रिपोर्ट को सबसे ज्यादा महत्व देता हूं, क्योंकि मुझे इसने बहुत प्रभावित किया। इस रिपोर्ट ने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी कि जिसके बारे में इन्होंने लिखा नहीं। 270 या कितने पन्ने की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट भी आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है। इसकी भी हमने कॉपी कहीं से ली थी और वो हमने अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है। तो देखने की बात यह है कि सरकार ऐसी रिपोर्टें बनवाती है, उन पर जनता का पैसा, सार्वजनिक पैसा खर्च होता है, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशन होती है उनको वो सार्वजनिक नहीं करते। भाई उसका फिर फायदा क्या हुआ? और उसके बाद तो फिर वो एक संविधान की रिव्यू कमेटी बनी थी, नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस वेंकटचलैया ने उसको चलाया था। उसके बाद फिर 2-3 और लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, फिर सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, यानी कम से कम मैं समझता हूँ 10-15 रिपोर्ट हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि क्या होना चाहिए। तो इन सब को इकट्ठे करके मैं ये सोचता हूं अपने निजी तौर पर कि कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी ने लिख नहीं दी कि ये होना चाहिए। तो हम लोग अक्सर अपना समय इस चीज में बिताते हैं कि भाई चुनाव सुधार में क्या करना चाहिए। मैं कभी कभी ये कहता हूं कि ये सोचने की जरूरत नहीं, सब लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिए और उसमें से अपनी फहरिस्त बना लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 दफा सरकार को चिट्ठियां लिखी हैं। एक दफा उन्होंने शायद 32 चीजें निकाल के लिखी थी कि ये कृष्णामूर्ति उस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त थे, और वो उन्होंने 32 या 22 रिकमेंडेशन भेजी थी कि ये कितने साल से है और इन पे काम नहीं हो रहा है। उसका कोई जवाब नहीं आया। उसके साथ 8-10 साल बाद एक थे डॉक्टर नसीब जैदी, वो मुख्य चुनाव आयुक्त बने, तो उन्होंने फिर उसमें उनकी 22 थी, इन्होंने शायद 42 या 52 भेज दी कि अब और चीजें हो गई हैं। तो इस पे चर्चा करना कि क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से उसका कोई ज्यादा लाभ हमको नहीं होगा। जो सबसे जरूरी बात यह है कि कैसे करना चाहिए और कौन उसको करेगा और कब वो होगा। सबसे बड़ा मुद्दा यह है जो मंथन जी कह रहे थे कि मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि सरकार को चिट्ठियां लिखने से, राजनीतिक दलों को चिट्ठियां लिखने से, चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखने से, चुनाव आयोग को अदालत में घसीटने से, जो हम कर रहे हैं पिछले 25 साल से कर रहे हैं, कोई खास फायदा होता नहीं। मैं समझता हूं हमें चुनाव सुधार जो देश में करने की जरूरत है वो बड़े रेडिकल तौर पे करने की जरूरत है। और मैं इन सब चीजों को देखते हुए, मुझे डिटेल में मैं जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। मैं समझता हूं 2 बातें हैं जो हमें करवानी चाहिए। हम वो कर नहीं सकते, मैं करवानी चाहिए इसीलिए कह रहा हूं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन करने वाले और हैं। लेकिन हमें उन पे दबाव इतना डालना पड़ेगा कि उनको ना करने का कोई बहाना ना बचे। पहली बात तो है कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। अब आप देख लीजिए बीजेपी के मुखिया कौन है। अभी तो नड्डा जी हैं, कब तक हैं ये नहीं पता। नड्डा जी कैसे बने थे उसको भी आप याद कर लीजिए। कांग्रेस में खड़गे जी हैं, खड़गे जी कितने साल के बाद चुने गए थे मुखिया कांग्रेस के, और कैसे चुने गए थे, और खड़गे जी के पास कितनी पावर है और कितनी पावर दूसरों के पास है, ये भी सबको पता है। ये तो 2 हमारे मुख्य दल हो गए। बाकी आप जिस दल का मर्जी नाम लीजिए, तृणमूल कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, डीएमके है, एआईडीएमके, हर पार्टी का यही हाल है। तो कोई भी पार्टी आंतरिक रूप से लोकतांत्रिक नहीं है। और ये कहना कि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाते हैं और हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये सब बातें बिल्कुल बेमायनी है।
हम लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि ये लॉ कमीशन की 170वीं रिपोर्ट में लिखा है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के स्तंभ हैं जिनके ऊपर लोकतंत्र चलता है। अगर वो स्तंभ लोकतांत्रिक नहीं है तो वो एक ऊपर लोकतंत्र को कैसे चला सकते हैं? तो पहली बात तो यह है कि राजनीतिक दलों में कानूनी तौर पर आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए जो दिखाई दे। मैं उसको कहता हूं डेमोन्स्ट्रेबल इंटरनल डेमोक्रेसी। कहने को तो चीन में भी इलेक्शन होता है, रूस में भी होता है, सिंगापुर में भी होता है, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि वहां लोकतंत्र नहीं है। तो अगर राजनीतिक दल आंतरिक रूप से लोकतांत्रिक होंगे तो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर को बाहर से देख के पता चल जाएगा कि ये लोकतांत्रिक है। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि उनमें जो पैसे का लेन देन है वो पारदर्शी होना चाहिए। जैसा तारकुंडे कमेटी में लिखा था, राजनीतिक दलों को अपने अकाउंट पब्लिक की इंस्पेक्शन के लिए रखने चाहिए। कोई भी नागरिक, चाहे वो वोटर हो कि ना हो, मैं तो ये कहता हूं कोई भी नागरिक अगर चाहे तो जाके किसी भी राजनीतिक दल के लेखा जोखा जो उनके पैसे का है उसका निरीक्षण कर सकता है। जब तक ये दो बातें नहीं होगी हमारे देश में लोकतंत्र ठीक से नहीं होगा और हमारा चुनाव ठीक से नहीं होगा। मैं ये भी मानता हूं कि ये दो बातें होना बहुत मुश्किल है, और बहुत से लोग ये कहते हैं, मैं भी अक्सर यही करता हूं कि भाई ये नहीं हो सकता, जो हो सकता है वो तो करो। वो बहुत से लोग कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। हम लोग आपस में जब असली काम करने की बात आती है तो हम में अहंकार बहुत है। मैं समझता हूँ मेरा तरीका सबसे अच्छा है, दीपक जी समझते हैं उनका तरीका सबसे अच्छा है, तो फिर हम इकट्ठे उसमें नहीं हो पाते। उसकी जरूरत है अगर वो हो सके, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो सबसे बड़ी चीजें हैं वो लोक अभियान, जन अभियान के बिना नहीं होगी। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, कोई एक समूह ये नहीं कर पाएगा। हाँ, कोई समूह जनता को जागरूक करने में अग्रणी हो सकता है, लेकिन ऐसा एक माहौल होना पड़ेगा कि जनता, वो जो है कि सिंहासन छोड़ो जनता आती है, वैसा माहौल होने की जरूरत है। एक जब तक जन आंदोलन नहीं होगा तब तक मैं समझता हूं देश में राजनीतिक सुधार नहीं होगा। हम लोग छोटी मोटी चीजें करते रहेंगे, जैसे हमने इलेक्टोरल बॉन्ड का केस हम जीत गए। अरे केस तो जीत गए लेकिन पैसा तो नहीं आया ना। क्रिमिनलाइजेशन में 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये होना चाहिए, वो हो गया, लेकिन 2004 से 2024 तक वो उनका प्रतिशत तो बढ़ते ही जा रहा है। तो हम जो काम ठीक करते हैं उसका नतीजा पूरा नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता है कि जो ये देश का बेसिक ढांचा लोकतंत्र का बना हुआ है वो सरासर अलोकतांत्रिक है, और वहां से जब तक ठीक नहीं होगा हम ऊपर से लीपापोती करते रहे, कुछ होने वाला नहीं है। तो बाकी तो मेरे ख्याल में ज्यादा मुझे नहीं बोलना चाहिए, काफी हो गया। तो मैं अभी और हूँ थोड़ी देर, आप बाकी चर्चा कर लीजिए, अगर कुछ प्रश्न होंगे तो फिर बाद में चर्चा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। चौधरी जी, बीबी चौधरी जी, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, उसके बाद प्रश्न। नहीं, धन्यवाद छोकर साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने जटिल और व्यापक मुद्दे को बहुत ही अच्छे ढंग से और समराइज करके रख दिया, और हमारे सामने ये टास्क भी रख दिया कि ये जितने रिपोर्ट्स बने हैं, और रिपोर्ट्स को बनाने वाले लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी जानकार थे, अच्छे इंटेंशन से किया।
तो उन रिपोर्ट्स को अगर चुनाव सुधार के बारे में, लोकतंत्र के बारे में अगर हम लोग सीरियस लें तो उनको पढ़ के हमें अपनी अपनी सूची बनानी पड़ेगी। हमारा अपना ही जो संगठन है उसमें हम लोग अपने मुद्दों के लिए काम करते हैं, करना ही चाहिए। वो लोगों का डे टू डे लाइफ एंड डेथ का इशू है कि कहीं मनरेगा के पैसे नहीं मिल रहे हैं, कहीं जाति सर्टिफिकेट नहीं हो रहा है, कहीं नौकरियों में धांधली हो रही है। लेकिन वही बात जो चोकर साहब ने कहा कि अगर पूरा स्ट्रक्चर नहीं ठीक होगा तो इस तरह की बीमारियां और बढ़ती जाएंगी, और उन बीमारियों को दूर करने के लिए हम लोग तरह तरह की गोलियां खाते रहेंगे और मर्ज भी साथ साथ बढ़ता जाएगा। तो इसलिए लार्जर स्केल पे इसको कैसे सुधारा जाए, इसमें क्या करना चाहिए, इसकी समझ बनाने के लिए हम लोगों के जैसे संगठन को, खासकर युवाओं को, इसके बारे में बीच बीच में जरूर सोचना चाहिए। और जो सीनियर लोग हैं, चोकर साहब जैसे हैं, उन लोगों से सलाह भी लेनी चाहिए। एक पूरे देश के स्तर पर या रीजनल स्तर पर एक कोई संगठन हो, उसमें अगर 3 महीने 4 महीने में भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसी से पॉलिटिकल पार्टीज को भी लगेगा कि ये जब हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो ये भी एक मुद्दा हो सकता है, इससे भी हमारे कुछ वोट कम ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो वोट का ही लैंग्वेज समझती है कि अगर उनको लगेगा कि इससे हमारा कुछ वोट कम या ज़्यादा हो सकता है तो उस पर तवज्जो देगी, अन्यथा नहीं देगी। तो इस तरह का क्या माहौल कैसे बने उसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, खासकर उसमें हमारे अपने संगठन का क्या योगदान रहेगा उसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। एक और इशू है जो कि हम लोग बाद में बात करेंगे कि जो चुनाव पद्धति हम लोगों ने अपना रखी है, ये भी एकेडमिक है, क्योंकि इसके बारे में तो लोग अभी तक जानते नहीं, हमारे यहाँ ज़्यादा पढ़ते लिखते भी नहीं। हालांकि 85 देश से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसको अपना चुके हैं। यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी देश नेपाल जो हमसे कम पढ़ा लिखा है, कम विकसित है, उसका भी जो नया संविधान बना उसमें भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। और उसमें कम से कम ये होता है कि अभी जो 37% 38% वोट देके सरकार बन जाती है उसमें कम से कम 51% वोट तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा जनता के प्रति जागरूक होती है, ज़्यादा जनता के प्रति आंसरेबल हो पाती है। तो उसके बारे में भी एटलीस्ट हम लोग को जानकारी लेनी चाहिए कि उसके बारे में डिस्कशन, चर्चा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हो। तो उसके बारे में हम लोग समय रहेगा तो बात करेंगे। अभी हमारे जितने श्रोता हैं अगर उनके कोई सवाल हैं प्रोफेसर चोकर साहब के लिए तो वो काइंडली चैट बॉक्स में दें या डायरेक्ट उनसे पूछ लें, और उसके बाद फिर उनको हम लोग विश्राम के लिए छोड़ देंगे और हम लोग आपस में फिर चर्चा को जारी रख सकते हैं। जी मंथन जी, आप टेक ओवर कीजिए। तो अभी तो 2 नाम है, एक है चंद्रभूषण चौधरी जी और दूसरा अंबेडकर फाउंडेशन की तरफ से। अंदाज है कि चंद्रभूषण चौधरी जी अपनी टिप्पणी कुछ करेंगे, तो इसका से पहले हम अंबेडकर फाउंडेशन के तरफ से अगर सवाल है तो अंबेडकर फाउंडेशन के साथी जो हैं अपना नाम बताते हुए सवाल पूछ लें, उसके बाद चौधरी जी बोलेंगे। सीबी चौधरी जी, अंबेडकर फाउंडेशन के कौन साथी हैं? आप बात रखें। अच्छा, तो लगता है कि हाथ हटा लिए। तो सीबी चौधरी जी, चंद्रभूषण चौधरी जी। एक जो चीज हुई है हमारे पार्लियामेंट में और असेंबलीज के कानून में जो बड़ी महत्वपूर्ण है, और मेरी समझ उसमें ये होती है कि वो पार्टी का जो शीर्षस्थ नेता होता है उसको ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा ताकत देता है और पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र को बिगाड़ता है। ये है राजीव गांधी के समय वाला शायद 89 का या उसका 54वां संविधान संशोधन जिसमें कि डिफेक्शन का के विरुद्ध में एक कानून बनाया गया था कि 1/3 से कम लोग किसी पार्टी के अगर डिफेक्ट करते हैं तो अयोग्य हो जाएंगे। इसके बाद फिर इसको और कड़ा किया गया। प्रणब मुखर्जी की कमेटी थी 2003 में या ऐसे कुछ। तो अब ये पार्टियों को
अगर 5 साल में कोई पार्टी चुनाव लड़ती है और जीतती है और सरकार बनाती है, या विपक्ष में ही कोई पार्टी है जहाँ पर कि नेतृत्व बिगड़ खराब हो रहा है, वो डेमोक्रेटिक नहीं रह गया है, वो तानाशाही की तरफ जाता है, तो और वहाँ उनके कार्यकर्ताओं को, MP MLA को कोई स्वतंत्रता नहीं होती है अपनी बात रखने की, तो पार्टी के अंदर का लोकतंत्र बिगड़ता है। और ये कुछ ज़्यादा कड़ा कानून बन गया है मेरे हिसाब से। जो बहुत महत्वपूर्ण बात चोकर साहब ने बताई कि पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र कैसे हो, इसको शायद मेरे हिसाब से बहुत सिंपल ढंग से बदला जा सकता था। उसमें एक संख्या तय की जा सकती थी। उसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो किसी पार्टी में 3 अगर MP हैं और एक डिफेक्ट कर गया तो वो 30% हो जाता है वैसे भी, और अभी भी वो पार्टी को टूटने का सिलसिला चला रहता है। लेकिन बड़ी पार्टी जो है वो बड़ी पार्टी में बड़ी कड़ाई रहती है, और वहाँ का MP नेता के अंगूठे के नीचे दबा रहता है, वो तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या की जरूरत है। तो इसको बदल दिया जाता, अगर एक संख्या तय कर दी जाती कि 1/3 या 10 या 5, इस दोनों में कम जो हो, उस परिस्थिति में पार्टी को आदमी छोड़ सकता है एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में भी, और वो पार्टी को एक नई दिशा दे सकता है, नई पार्टी बना सकता है। नई पार्टी का बनना खास तौर पर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले देश हैं, वहाँ बहुत सारी नई पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, और वो आंतरिक लोकतंत्र में मेरे हिसाब से काफ़ी सहयोग करती हैं। तो ये एक मैंने जस्ट मेंशन किया कि ये चीज़ शायद छूटी है आज की बातचीत में, जिसको कि श्रोता लोग जिस पर गूगल सर्च करके या किसी भी तरह से देख सकते हैं कि उसकी वस्तुस्थिति क्या है। बात तो एक ज़माने में बहुत ख़राब हो गई थी, हाय राम गया राम सबको याद है उसको, लेकिन उससे पार्टी के अंदर तानाशाही बढ़ी। बस इतना ही मुझे था। ठीक है, अब अंबेडकर फाउंडेशन के साथी फिर हाथ उठाए थे, अगर बोलना है तो बोले, नहीं तो फिर हम लोग चोकर जी को मौका देंगे। अंबेडकर फाउंडेशन के साथी बोलना है या ऐसे ही हाथ उनका दब जा रहा है? तो दीपक जी कुछ बोलिए, उसके बाद मंथन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? अब आई है, थोड़ी बीच में बंद हो गई थी। ठीक है, गोलकिया जी बोलेंगे, उसके बाद अंतिम टिप्पणी करेंगे छोकर साहब, और बैठक समाप्त होगी। हेलो, आ रही है आवाज मेरी? आ रही। हाँ, तो ऐसा है कि छोकर साहब पिछले 5-6 साल में जब भी सुना है, छोकर साहब की एक बात रहती है जिस पर हम ध्यान कम देते हैं। वो कहते हैं कि जन अभियान लोग मिलके करेंगे। छोकर साहब बहुत ईमानदारी से अपनी कमजोरियां बता देते हैं कि इतना किया है, इतना फिर भी नहीं कर सकते। तो मेरा सुझाव है कि हम कम से कम ऑनलाइन सिग्नेचर से कोई प्रोग्राम शुरू करें और बाद में छोटी छोटी मीटिंग करें, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। यही एक रास्ता है, इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है। ये मेरा सुझाव है। जी, बहुत अच्छा सुझाव है। इससे हम लोग चाहें तो यहाँ भी शुरुआत कर सकते हैं। हम लोग इस पर सोचेंगे। और एक बात है कि हम लोग चुनाव सुधार पर या राजनीतिक सुधार पर, डेमोक्रेटिक सुधार पर, चुनाव के अलावे जो डेमोक्रेटिक सुधार पर, और या इस पर भी बहुत सारे प्रश्न जो आएंगे हम लोग की चर्चा में बाद में, उस पर हम लोग ये श्रृंखला जारी रखेंगे
किसी में चोकर साहब रहेंगे और अन्य साथी भी रह सकते हैं। तो एक कोशिश हम लोग लगातार करेंगे, लेकिन इस पर जो पूरी बातें आई, 2-3 बातें आई हैं और अंतिम में कुछ अगर बातें छूट गई हो तो छोकर जी बोलेंगे, उसके बाद हम लोग इस चर्चा को समाप्त करेंगे। यामिनी जी कुछ कहना चाह रही हैं, वो हाथ उठा रही हैं। यामिनी जी, तो यामिनी जी बोलिए। यामिनी जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। महिलाओं का अभाव है हमारे प्रक्रिया में, उसके बारे में हमें अलग से सोचना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, और उसके लिए अलग से प्रक्रिया भी हमको चलाना चाहिए ऐसा लगता है। दूसरी बात यह है कि हम भी एक विचार के जो लोग हैं, सब जेपी आंदोलन से जुड़े वाले, वो लोग भी अभी छोकर जी ने ये भी कहा है कि हम में भी अहंकार है, ये दिखता भी है कभी कभी, उसके कारण हम एकजुट रहे, अलग अलग काम भी करते रहे, फिर भी हम एकजुट रहे। ये एक धागा हम आपस के बीच में भी होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी मैं जहाँ जहाँ जुड़ी, जहाँ जहाँ देख रही हूँ, उसका ऑब्जर्वेशन के तौर पे मैं बता रही हूँ। दूसरा, हम जब राजनीति के बारे में लोगों को अवेयर करने जाते हैं तो कुछ हमारे भी साथ जो सामाजिक आंदोलन या कुछ लोग रहते हैं, पुराने भी लोग हैं कुछ वाहिनी से जुड़े वाले, तो वो लोग ये सोचते हैं कि पार्टी चुनाव, उनकी राजनीति और राजनीति, सामाजिक राजनीति, ये दोनों का फर्क जो होता है वो हमें लोगों को समझा के बताना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सामाजिक राजनीति के तौर से देखते हैं और पार्टियां चुनाव के लिए ही राजनीति देखती है। उन दोनों में का फर्क हमको समझाना जरूरी है ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात, नेता केंद्रित ही राजनीतिक पक्ष है, वो रहते हैं, वो हमें दिखता है, लेकिन पक्षों में जो लोकतंत्र नहीं है वो तो हमें साफ दिखता है। लेकिन मुझे लगता है कि नेता भी ऐसा होना चाहिए कि जो लोकतंत्र हमारे जीवन का हिस्सा बना के चले, तो हम लोकतांत्रिक दृष्टि से इस सब की तरफ देख सकते हैं। महाराष्ट्र की अभी जो राजनीति है, पार्टी की राजनीति, क्योंकि अभी हमने किसी ने कहा कि अलग पार्टी निकाल भी सकते हैं, हमारी विचारधारा अलग हो, तो यहाँ पे जो खेला हुआ है राजनीतिक पार्टियों को तोड़कर चुरा के ले जाने का, ये एक अलग तंत्र जो इस चुनावी दौर में हमने देखा है, वो बहुत बुरा है। क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र में रहती हूँ और राजनीतिक बहुत लोगों से मेरे संबंध बातचीत होते रहते हैं, तो यहाँ की राजनीति से हमने क्या यहाँ से सीखना चाहिए कि किस तरीके से और गलत गलत बातें राजनीति में आना शुरू हो गया ऐसा मुझे लगता है। और आखिरी की बात मैं कहती हूँ, हमारे सबके बच्चे कहाँ हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। सबको क्वेश्चन है, क्षितिज तो है आप सबके साथ, लेकिन हमारे सबके बच्चे कहाँ हैं? उन बच्चों को भी घर के अंदर भी क्यों ना हो, हमारी बातें होती रहनी चाहिए और उनका भी हमको सपोर्ट, हमारे आंदोलन को सपोर्ट और हमारे संगठन को सपोर्ट, वो जहाँ भी है वहां से भी उनसे भी आते रहना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। बस इतना ही मुझे कहना। हाँ, तो यामिनी जी ने मूल्यांकन के तौर पर बहुत अच्छी बातें कही। केवल एक सुझाव और एक जानकारी कि इस चर्चा में हम लोग केवल जेपी वाले लोग और वाहिनी वाले लोग नहीं हैं, और ऐसी चर्चा में जेपी, गांधी, अंबेडकर, बिरसा वगैरह का नाम लिए बगैर अगर सीधे तथ्यों पर बातचीत करें तो थोड़ा ज़्यादा ओपननेस होता है, अहंकार भी थोड़ा कम हो जाता है और मिलने जुलने की संभावना भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो नहीं तो यहाँ कुछ लोग को झारखंड जन अधिकार महासभा, कुछ लोगों को लगा कि लीजिए 10 लोग वाहिनी के आ गए और फिर शुरू कर दिए, तो इस कारण से उसका सावधानी हम लोग बरतना चाहते हैं, इसी कारण से मैं बात भी रखे। तो अब जो बातें हैं वो जगदीप छोकर जी रखेंगे। इस बैठक में हम लोग महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, और चूंकि कई जगह पर हम लोग प्रसारित किए थे, झारखंड, 4 स्टेट से तो जरूर हैं और चुनाव सुधार के प्रति रखने वाले लोग हैं। तो ये जानकारी के स्तर पर, और उसके बाद जगदीप छोकर जी, और उसके बाद बैठक समाप्त होगी। जगदीप छोकर जी, एक बात मैं बाकी संगठन के जो लोग हमारे लोकतांत्रिक अभियान में आते हैं उनसे जोड़ कर रखना, ये वहाँ पे जो इनिशिएटिव लेता है, उनकी जिम्मेदारी होती है।
और नागपुर का तो मैंने दिया था लोकतांत्रिक का मीटिंग, बहुत लोग आए थे, मैंने जितने बुलाई उसके सब आए थे। तो उनको जोड़ कर रखना वहाँ पे जो जिम्मेदारी लेता है, उनका काम होता है, वो उसमें हम कम गिरते हैं। इससे हम हमारी प्रक्रिया में बाकी लोगों को जो पुरोगामी विचारधारा के है, जो अलग कुछ मुस्लिम है, कुछ अम्बेडकरवादी है, क्योंकि मेरा अम्बेडकरवादी उससे ज्यादा वार्ता होता है, तो इन लोगों को हम जोड़कर रखने का प्रयास हमें बार बार उनसे संपर्क में रखकर करना चाहिए। अभी के मीटिंग की भी मैंने किसी को भेजी थी, अभी का ज्वाइन हो जाओ करके, तो ऐसा मैं भेजते रहती हूँ। ये मेरा कहना है, इसके अंदर चल रहा है। ठीक, छोकर जी। मैं 3-4 बातों पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। पहला तो जो युवकों की बात बीबी चौधरी जी ने कहा था, वो मैं अपने आप कहना भूल गया, वो मेरी भूल है। मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि हमें युवा वर्ग को इसमें लाना चाहिए। मैं जितनी भी सभाओं में जाता हूँ और जितनी भी ऐसी इंटरनेट के थ्रू मीटिंग करता हूँ, मैं अपने आप अंदाजा लगाता हूँ कि जितने लोग अटेंड कर रहे हैं उनकी एवरेज उम्र कितनी है, और मैं समझता हूँ ज्यादातर वो 55 और 60 के बीच में होती है। तो मेरे ख्याल में 60 वाले तक तो ठीक है, लेकिन जो लोग 70 वाले और मेरे जैसे जो 80 साल के हो गए हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों की काम करने की क्षमता बहुत कम हो गई है। और क्योंकि ये लड़ाई लंबी है, हम लोग इसको 25 साल से लड़ रहे हैं। मेरे बाकी साथी मेरे से उम्र में कम है, वो आगे लड़ते रहेंगे, लेकिन हमें इसमें युवकों को मिलाना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मंथन जी को तो मालूम है, मैं जहां भी, या दीपक जी को भी मालूम है, मैं यूथ फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात करता हूं। लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो कभी हुई नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक वो नहीं होगा तो देश में चुनाव सुधार के बारे में जागरूकता आना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो युवा वर्ग को इन्वॉल्व करना। दूसरे 2 बातें कही गई। एक तो सीबी चौधरी जी ने कहा कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको बदलना चाहिए या ठीक करना चाहिए। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि इसकी वजह से पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र में कमी हो रही है। आप मुझे माफ करेंगे चौधरी साहब, मुझे ये सुन के बड़ी हंसी आई कि जो चीज है ही नहीं उसमें कमी कैसे हो जाएगी। पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र तो है ही नहीं, तो वो कम कैसे होगा। 0 से नीचे जाना तो मुश्किल है। तो मैं मानता हूं ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है और हो रहा है और होता रहेगा। लेकिन उसमें मेरा ये भी मानना है कि जो भी हम ये टिंकरिंग करेंगे, ये 30% से 40% से 33%, इससे कुछ नहीं होने वाला। हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि जो भी कानून बनाया जाएगा उसके उल्टा रास्ता निकाल लेंगे। तो जब तक मूलभूत सुधार नहीं होंगे, टिंकरिंग से कुछ नहीं होगा। दूसरे बीबी चौधरी जी ने कहा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, वो बड़ी अच्छी बात है और उस पर चर्चा होनी चाहिए, मैं उसके बिल्कुल हक में हूं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हमारे देश में जो इस समय राजनीतिक परिपेक्ष चल रहा है उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बहुत से फैसले करने पड़ते हैं कि कितना मिनिमम प्रतिशत होगा जिसके बाद सीट मिलेगी, कितने % को क्या होगा। तो हमारे देश में तो अब जो राजनीतिक वर्ग है उसमें इस चीज पे भी एग्रीमेंट नहीं है कि आज 22 तारीख है कि 23 तारीख है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाने के लिए उसके लाने का फैसला होना मेरे हिसाब से संभव नहीं है, और अगर वो आ भी गया तो उसको लागू करने में काफी संकट होगा, क्योंकि हमारे देश में उतनी जागरूकता अभी नहीं है। जहां तक सवाल है कि जीतने वाले को 50% से कम 1 वोट ज्यादा मिले, यही बात
लॉ कमीशन ने 1999 में अपनी रिपोर्ट में लिखी हुई है कि हमारा जो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है उसमें एक ये सुधार कर दिया जाए कि जब किसी उम्मीदवार को 50% ऑफ वोट्स कास्ट जो वोट डले हैं उनमें से उसको 50 आधे से ज्यादा एक वोट नहीं मिला तो वो चुना हुआ नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। अगर किसी को नहीं मिलता है तो फिर अगला रन ऑफ होगा 2 कैंडिडेट के बीच में। और 1999 में लॉ कमीशन ने लिखा था कि अभी तो बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, थोड़े सालों में ईवीएम से चुनाव होने लगेगा और रन ऑफ करवाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने आगे की बात भी लिखी थी। तो मैं सिर्फ ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हम फर्स्ट पास्ट पोस्ट में भी बहुत से सुधार कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। लेकिन खेद ये है कि हम लोग तो करना चाहते हैं, जो कर सकते हैं वो नहीं करना चाहते। तो ये मामले बहुत पेचीदे हैं और इनमें लंबी चर्चा होने की जरूरत है, इसलिए मैं बस ये 2-4 टिप्पणी करके मेरे ख्याल में मैं काफी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो छोकर जी को धन्यवाद और उम्मीद है रहेंगे और एक बैठक ऐसा भी करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम लोग भी नहीं रहे, हम लोग में कोई एक अभी की यहाँ की जो मीटिंग होस्ट नौजवान है अपूर्वा, तो अपूर्वा ही ऐसे लोगों को पूरा केवल युवाओं का ऐसी कोशिश हम लोग करेंगे। और फिर ये बैठक अभी अबुल कैफ जी को अगर 1-2 मिनट में कोई बात बोलनी है तो बोलिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। बोलिए अबुल कैफ। नमस्कार। बोलिए जी सर, हमारा सवाल ये है आप सभी युवाओं जनों से कि हम लोग तो उम्र अभी काफी कम है, 24-25 की उम्र के हम लोग हैं, लेकिन इस समय मौजूदा समय में जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है मैं उससे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से कि जिस तरीके से विकसित भारत की जो सपना देखा जाता है वो कहीं ना कहीं आज जो राजनीतिक पार्टियां वो विकास के मुद्दे से भटक के धर्म और समुदाय पे राजनीति करके किसी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए प्रयास है, वो चाहे जो भी पार्टियां हैं। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि इससे युवाओं को कैसे उभरना है और किस तरीके से इसे रोका जा सकता है। जैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है विकास और रोजगार के मुद्दे पे काम करके वो सत्ता में बने। ठीक है, पर हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। आज एकदम अंतिम समय में आपने सवाल उठाया तो हम लोग और बातचीत करेंगे। आप जुड़ते रहिए इसी तरह से। मंथन जी आप युवक संचालक नहीं मुझे चाहिए, आप एक युवकों का सम्मेलन कीजिए जमशेदपुर में, जहाँ 500 युवकों को बुलाइए, मैं वहां आऊंगा, अपने आप आऊंगा। जी ठीक है, वो आपका आह्वान इन लोग को हम लोग 500 तो नहीं बोलेंगे, इतना थोड़ा ज्यादा हो गया, सम्मेलन की कोशिश करेंगे और रांची में हम लोग करेंगे। देखिए, जब तक युवकों से आप बात नहीं करेंगे 1 to 1 मिलके, तब तक कुछ नहीं होगा। युवा इस देश का बहुत चिंतित है और बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। हम लोग का संगठन उसी प्रिंसिपल पे चल रहा है और थोड़ी बहुत सफलता मिली है कुछ युवकों को जोड़ने में। आप सबका आशीर्वाद रहा तो इसको हम लोग और भी आगे ले चलेंगे। अभी भी काफी युवक जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और सभी सहभागियों को धन्यवाद।